नमस्कार। आज हम एक चुनावी जनादेश की गहराइयों में उतरेंगे। किसी एक विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक समीकरणों को, उसके डेटा को परत दर परत खोलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि जमीन पर जीत और हार की कहानी लिखी कैसे जाती है। और हमारा फोकस है असम के दिसपुर पर। दिसपुर ये सिर्फ असम की राजधानी नहीं, बल्कि उसका सियासी दिल है। यहाँ चुनावी हवा का रुख कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, इसे समझना मतलब पूरे राज्य की नब्ज पकड़ना है। तो हमारा सवाल आज सीधा है, आखिर यहाँ एक इतना बड़ा जनादेश कैसे मिलता है, और उससे भी अहम वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे ये हाथ से फिसल भी जाता है। चलिए इन समीकरणों को समझना शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चुनावी विश्लेषण का पहला नियम होता है जमीन को समझना। मतलब वहां के लोग कौन हैं, उनकी सोच क्या है, उनकी उम्मीदें क्या हैं। तो सबसे पहले हम दिसपुर की इसी राजनीतिक मिट्टी को समझने की कोशिश करेंगे। दिसपुर के मतदाता कोई महज आंकड़ा नहीं है। यहां लगभग 4,12,000 वोटर हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि 2021 में 74% से ज्यादा लोगों ने वोट डाला। एक शहरी इलाके के लिए यह बहुत ऊंची भागीदारी है, जो बताती है कि यहां के लोग अपने मुद्दों को लेकर कितने जागरूक हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहां कई अलग अलग समुदाय साथ रहते हैं। इसका साफ मतलब है कि कोई भी पार्टी सिर्फ एक जाति या धर्म के सहारे यहां चुनाव नहीं जीत सकती। यहां जीतने के लिए सबको साथ लेकर चलने वाली एक व्यापक अपील चाहिए। आज की हकीकत को समझना है तो हमें अतीत के सबूतों को खंगालना होगा। और राजनीति में सबसे पक्के सबूत होते हैं आंकड़े। ये नंबर हमें वो कहानी सुनाते हैं जो अक्सर सियासी शोर में कहीं दब जाती है। 64.06%। एक पल के लिए इस आंकड़े पर गौर कीजिए। किसी भी चुनाव में जहां कई उम्मीदवार हों, वहां लगभग 2/3 वोट मिलना एक जबरदस्त लहर की निशानी है। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक तरफा प्रभुत्व है। ये आंकड़ा हमें जीत के पैमाने का अंदाजा देता है। और अब इसी के सामने कांग्रेस का वोट शेयर देखिए, लगभग 24%। जब हम इन दोनों आंकड़ों को एक साथ रखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये सिर्फ हार जीत का खेल नहीं है, ये दोनों पार्टियों के बीच एक बहुत बड़ी खाई को दिखाता है। एक ऐसा फासला जिसे भरना आसान काम नहीं है। 1,21,657 ये एक विधानसभा सीट पर जीत का अंतर है। ये सिर्फ वोटों का अंतर नहीं, ये एक राजनीतिक पहाड़ है। किसी भी विपक्षी दल के लिए इस पहाड़ को लांघना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे पूरे विश्लेषण के केंद्र में यही संख्या है। अब जरा इस टेबल को देखिए। ये हमें पिछले 30 सालों की पूरी कहानी बताती है। 1991 में बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 3% था। 20 साल बाद 2011 में कांग्रेस 41% के साथ काफी मजबूत दिख रही थी। लेकिन फिर आया 2016 और सब कुछ बदल गया। ये एक सियासी भूचाल था। बीजेपी का वोट शेयर सीधे 15% से बढ़कर 71% पर पहुंच गया। ये एक राजनीतिक सुनामी थी जिसका असर हमें 2021 में भी देखने को मिला। तो इन आंकड़ों से एक बात साफ जाहिर होती है, यहां एक पैटर्न है। कांग्रेस का जो शहरी आधार था वो लगातार कमजोर होता गया है, और दूसरी तरफ 2011 के बाद से बीजेपी का समर्थन बहुत तेजी से बढ़ा है। ये किसी एक चुनाव का नतीजा नहीं है, ये एक पूरे दशक में हुए बड़े राजनीतिक बदलाव की कहानी है। तो ठीक है, आंकड़ों ने हमें बताया कि क्या हुआ, लेकिन अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हुआ। चलिए इस जनादेश का पोस्टमार्टम करते हैं, उन सिस्टम्स और ताकतों को समझते हैं जिनकी वजह से ये नतीजा सामने आया। किसी भी राजनीतिक दल की रणनीति को दो तराजू पर तौलना पड़ता है। एक, उनकी अपनी अंदरूनी ताकत और कमजोरियां, और दूसरा बाहर का माहौल यानी मौके और खतरे। कांग्रेस की बात करें तो उनकी ताकत उनका पुराना स्थापित ब्रांड है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है 2021 की करारी हार और जमीन पर एक कमजोर संगठन। बाहर देखें तो शहरी मुद्दों पर सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है वो एक मौका हो सकता है, लेकिन बीजेपी का बढ़ता वोट शेयर और एक मजबूत विधायक का होना ये एक बहुत बड़ा खतरा है। ये बाहरी ताकतें ही किसी भी चुनाव की दिशा तय करती हैं। राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी का दबदबा, आम लोगों की महंगाई और बेरोजगारी की चिंता, और पहचान से जुड़े नाजुक मुद्दे, ये सब मिलकर वोटर के फैसले पर असर डालते हैं। और आज के डिजिटल जमाने में सही हो या गलत, हर तरह की जानकारी बहुत तेजी से फैलती है, और यहीं पर एक नागरिक और एक राजनीतिक दल दोनों की जिम्मेदारी बनती है। हमारा संविधान हमें बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन साथ ही ये उम्मीद भी करता है कि हम इस आज़ादी का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें, समाज को जोड़ने के लिए, ना कि तोड़ने के लिए।
चलिए अब पार्टियों की रणनीति से हटकर उस चीज पर आते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, जनता की आवाज, उनकी असल चिंताएं। क्योंकि आखिर में कोई भी जनादेश शिकायतों और उम्मीदों की नींव पर ही तो बनता है। हमारे युवा डिग्रियां लेने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उनके लिए नौकरियां कहाँ हैं? ये सिर्फ एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, ये दिसपुर के कई घरों की भावना है। ये आंकड़ों को एक इंसानी चेहरा देता है और हमें साफ साफ बताता है कि लोगों की सबसे बड़ी तकलीफ क्या है। ये हीट मैप देखिए, ये मतदाताओं की प्राथमिकताओं को आईने की तरह साफ दिखाता है। बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई, ये दो मुद्दे सबसे ऊपर हैं। इनके ठीक बाद आते हैं शहर के बुनियादी ढांचे, जैसे सड़कें, नालियां, फिर स्वास्थ्य सेवा और बाढ़ की समस्या। ये क्या बताता है? ये बताता है कि लोगों के लिए रोजी रोटी के मुद्दे किसी भी और चीज से कहीं ज्यादा जरूरी हैं। तो इस माहौल में विपक्ष के उम्मीदवार मंजीत मेहता का प्रोफाइल कैसा है? वो एक वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, अपनी बात अच्छे से रखना जानते हैं और उनकी छवि ईमानदार है। ये उनकी ताकत है। लेकिन कमजोरियां भी देखिए। उनकी अपील एक बड़े जनसमूह तक नहीं है, उनके पास विधायक के तौर पर कोई अनुभव नहीं है, और सबसे बड़ी बात, वो 2021 में 1,21,000 से ज्यादा वोटों से हारे थे। ये प्रोफाइल एक ऐसे उम्मीदवार की तस्वीर बनाता है जिसके पास शायद नैतिक बल तो है, लेकिन चुनावी गणित उनके साथ नहीं है। तो सवाल यह है कि जब चुनौती इतनी बड़ी हो और चुनावी गणित का पहाड़ सामने खड़ा हो, तो फिर रास्ता क्या है? इसका जवाब एक ठोस, डेटा पर आधारित योजना में छुपा है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो किसी भी राजनीतिक ताकत के काम आ सकता है, जो जनता का भरोसा जीतना चाहती है। एक चुनाव सिर्फ आखिरी कुछ दिनों की मेहनत से नहीं जीता जाता। ये एक पूरी प्रक्रिया है जो महीनों पहले शुरू होती है। ये 90 दिन की रणनीति दिखाती है कि कैसे जमीनी काम से शुरुआत करके धीरे धीरे अभियान को उसकी पूरी रफ्तार तक पहुंचाया जाता है। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। मकसद ये है कि चुनाव के दिन तक पूरी ताकत और जोश बना रहे। और आज के जमाने में कोई भी अभियान एक मजबूत डिजिटल रणनीति के बिना अधूरा है। इसका मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना नहीं है, बल्कि सही संदेश सही लोगों तक पहुंचाना है। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में स्थानीय मुद्दों पर छोटे छोटे इन्फोग्राफिक्स भेजना, इंस्टाग्राम रील्स के जरिए वादों और हकीकत का फर्क दिखाना, और हर रोज फैक्ट चेक करके ऑनलाइन फैलाई जा रही गलत जानकारी का जवाब देना। अब चुनावी दांवों पेच से आगे बढ़कर उन बुनियादी उसूलों की बात करते हैं जिनसे जनता का भरोसा जीता जाता है और उसे बनाए रखा जाता है। क्योंकि चुनाव तो एक दिन का होता है, लेकिन विश्वास हर रोज कमाना पड़ता है। तो आखिर में एक कामयाब लंबी रणनीति के 4 मजबूत स्तंभ होते हैं। पहला, जमीन पर संगठन को मजबूत करना। दूसरा, अपने संदेश को शासन की ठोस कमियों पर केंद्रित रखना। तीसरा, छोटे छोटे समूहों और एनजीओ का समर्थन हासिल करना। और चौथा, एक वॉर रूम की तरह जनता की नब्ज पर लगातार नजर रखना। और इन सभी स्तंभों की नींव में एक ही चीज है, नागरिक का सम्मान। चाहे आप जमीन पर किसी से मिल रहे हों या डिजिटल अभियान चला रहे हों, हर नागरिक की गरिमा और उनकी निजी जानकारी की सुरक्षा सबसे ऊपर है। भारत का डेटा संरक्षण कानून भी यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति की जानकारी का इस्तेमाल उसकी सहमति और एक साफ मकसद के बिना नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ कानून का पालन करना नहीं है, ये जनता का भरोसा जीतने का एक नैतिक रास्ता भी है। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज के इस शोर शराबे वाले दौर में क्या सिर्फ शासन के काम पर चुपचाप ध्यान लगाकर जनता और राजनीति के बीच टूटे हुए पुल को फिर से बनाया जा सकता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.